हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो परीक्षा है आने वाली है, उसकी हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम थ्योरी क्लास को पढ़ेंगे और फिर प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम इस पूरे कोर्स को फिनिश करेंगे। तो आज से हम शुरुआत करते हैं और कुछ ही दिनों में हम इसको जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको फिनिश करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और इस क्लास को पूरा देखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया में व्यवहार का अध्ययन है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ ये होता है कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करें तो उसे हम क्या कहेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। और यहाँ भी यही बात कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, यानी कि ये किसकी शाखा है, मनोविज्ञान की शाखा है, जो शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया में व्यवहार का अध्ययन करती है। शिक्षण मतलब जो टीचर क्लास में पढ़ाता है और अधिगम मतलब जो कक्षा में बालक सीखता है, तो उसमें शिक्षक के व्यवहार और बच्चे के व्यवहार का क्या करती है, अध्ययन करती है। यह जानने का प्रयास करती है कि एक बालक कैसे सीखता है, क्यों सीखता है और किन परिस्थितियों में श्रेष्ठ रूप से सीख सकता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान ये जानने का प्रयास करेगी कि कोई बच्चा कब सीखेगा, किस तरह से वो सीख सकता है। अगर मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है, एक तरीके से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो वह दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए और बच्चा प्रभावी रूप से उससे पढ़ सके। और बच्चा क्यों पढ़ना चाहता है इसके बारे में जानने का प्रयास करती है शिक्षा मनोविज्ञान। और किन परिस्थितियों में रहकर बच्चा जो है वो श्रेष्ठ रूप से सीख सकता है, कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है, उसको कैसा माहौल दिया जाए, उसकी परिस्थितियों को समझकर उसको कैसे पढ़ाया जाए, इन सभी क्षेत्रों में कार्य करती है शिक्षा मनोविज्ञान। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो मनोविज्ञान का प्रयोग यदि शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अब ये बात आती है कि भाई मनोविज्ञान का प्रयोग हमने किया है, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक एप्लाइड साइकोलॉजी है। कैसी साइकोलॉजी है, एप्लाइड साइकोलॉजी है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। कैसी है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, एप्लाइड साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एप्लाइड साइकोलॉजी है। आगे हम बात करें प्रमुख परिभाषाओं को। देखिए, परिभाषाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी होती हैं और ये परीक्षा में कई बार परिभाषाएं पूछी भी गई हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं और आपकी परीक्षा में आ सकती हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या कहती है, कि शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के उस व्यवहार का अध्ययन है जो शिक्षा की परिस्थितियों में देखा जाता है। अब जैसे अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम में व्यवहार का अध्ययन करती है। तो ठीक वैसी ही परिभाषा यहाँ पर ये क्रो एंड क्रो ने दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है जो शिक्षा की परिस्थितियों में देखा जाता है। तो इसको हम याद रखने का तरीका ये है कि भाई क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। कैसा अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है। ये परिभाषा किसके अनुसार है, क्रो एंड क्रो के अनुसार है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम की मनोविज्ञान है। तो ये देखिए, स्किनर किसकी बात करता है, शिक्षण अधिगम की बात, और क्रो एंड क्रो किसकी बात करते हैं, व्यवहार के अध्ययन की बात। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो कक्षा कक्ष की समस्याओं को हल करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान यानी एप्लाइड मनोविज्ञान है, एप्लाइड साइकोलॉजी है, अर्थात कि भाई मनोविज्ञान का नियम सिद्धांत है उनको शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लाया गया है। तो कौन सी मनोविज्ञान बनी, शिक्षा मनोविज्ञान बनी। और गिलफोर्ड भी इसी बात को कहते हैं कि भाई कक्षा कक्ष की समस्याओं को हल करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो गिलफोर्ड किसकी बात करते हैं, कक्षा कक्ष की समस्याओं की बात करते हैं। तो भाई गिलफोर्ड कहते हैं कि कक्षा कक्ष की समस्याओं का हल कौन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान करती है। तो इनको याद रख सकते हैं हम ऐसे, जैसे क्रो एंड क्रो व्यवहार के अध्ययन की बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में, स्किनर शिक्षण अधिगम की बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में,
और गिलफोर्ड कक्षा कक्ष की समस्याओं की बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। तो इस तरह से हम इनको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को। नेक्स्ट परिभाषा के बारे में बात करें तो देखिए स्कीथ के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य यह जानना है कि छात्र कैसे सीखता है ताकि उन्हें अधिक कुशलतापूर्वक पढ़ाया जा सके। अब स्कीथ मतलब हो गया स्किल, और स्किल मतलब कुशलता। स्किल मतलब क्या है, कुशलता। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि भाई स्कीथ कुशलतापूर्वक पढ़ाने के बारे में बात करता है कि छात्र कैसे सीख सकते हैं। यानी इस परिभाषा में शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया है। स्कीथ कैसे याद रखेंगे हम, स्कीथ स्किल होता है और स्किल मतलब कुशलता। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य यह जानना है कि छात्र कैसे सीखते हैं ताकि उन्हें अधिक कुशलतापूर्वक पढ़ाया जा सके। ये किसने कहा है, स्कीथ ने कहा है। पील ने क्या परिभाषा दी है, पील ने शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया में प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन है। अब ये मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि मनोविज्ञान का प्रयोग यदि शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए तो क्या होती है, शिक्षा मनोविज्ञान बनती है। अब ये एक बात किसने कही है, पील ने कही है। किसने कही है, पील ने। तो यहाँ पर ये पॉइंट निकल के आया कि पील महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान का उपयोग यदि शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो शिक्षा और मनोविज्ञान के अंतर संबंध को स्पष्ट करते हैं। यानी ये परिभाषा किसको स्पष्ट करेगी, शिक्षा और मनोविज्ञान की। तो याद रखने का तरीका देखिए, दोबारा हम रिवाइज कर देते हैं। स्कीथ ने क्या कहा, स्कीथ ने कहा कि भाई छात्र कैसे सीख सकते हैं और उन्हें कुशलतापूर्वक कैसे पढ़ाया जा सकता है। और पील ने यह कहा कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये किसने कहा है, पील ने कहा है। तो ये पील की जो परिभाषा है वो शिक्षा और मनोविज्ञान के अंतर संबंध को क्या करती है, स्पष्ट करती है। और स्कीथ की जो परिभाषा है वो शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने पर क्या देती है, जोर देती है। तो उसको आप याद रखेंगे तो आसानी से हम इसको क्लियर कर लेंगे। अगली परिभाषा है जे.डब्ल्यू. टिब्बर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों के व्यवहार का ऐसा अध्ययन है जो उन्हें समझने, मार्गदर्शन देने और शिक्षण में सहायता करता है। तो टिब्बर महोदय क्या करते हैं, समझने पर जोर देते हैं और मार्गदर्शन देने पर जोर देते हैं जिससे कि शिक्षण बढ़िया हो। तो अब यहाँ पर हम इसको ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई टिब्बर किस पर जोर देंगे, समझने पर और मार्गदर्शन देने पर। समझने पर और मार्गदर्शन देने पर। तो शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों के व्यवहार का ऐसा अध्ययन है जो उन्हें समझने और मार्गदर्शन देने और शिक्षण में सहायता करता है। विद्यार्थियों की समझ और मार्गदर्शन को केंद्र में रखता है टिब्बर की परिभाषा। तो टिब्बर महोदय किस पर बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में, समझने और मार्गदर्शन देने पर बात करेंगे जिससे कि शिक्षण कार्य जो है वो अच्छे ढंग से कराया जा सके। शिक्षण क्या है, शिक्षण है कि कोई भी टीचर क्लास में जब पढ़ा रहा होता है तो वो जिन जिन प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, जिन जिन तरीकों से वो पढ़ाता है, वे सभी तरीके क्या कहलाते हैं, शिक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट है हॉल की परिभाषा के अनुसार क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बालक के मानसिक विकास एवं अधिगम की प्रकृति को समझना है। तो हॉल शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के मानसिक विकास और अधिगम की बात करते हैं। तो जैसे टिब्बर शिक्षा मनोविज्ञान में समझने और मार्गदर्शन की बात करते हैं। हॉल शिक्षा मनोविज्ञान में मानसिक विकास और अधिगम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मानसिक विकास और अधिगम की। तो ये बाल केंद्रित एवं अधिगम की प्रकृति पर बल देती है परिभाषा। यानी हॉल की परिभाषा क्या कहती है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बालक के मानसिक विकास एवं अधिगम की प्रकृति को समझना है। ये किसकी परिभाषा है, हॉल की परिभाषा है। ये बालक केंद्रित और अधिगम की प्रकृति पर बल देती है। अगली परिभाषा है एंडरसन के अनुसार। एंडरसन जी महोदय क्या बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सीखने और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के वैज्ञानिक अध्ययन का नाम है। तो एंडरसन महोदय यानी सीखने और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की बात करता है। एंडरसन महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान से सीखने के तरीके में और व्यवहार में दोनों में ही क्या होता है, परिवर्तन होता है। यह भी बिल्कुल सही है। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ने नहीं गए तो आपको कुछ भी नहीं पता कि भाई क्या पढ़ाया गया है, लेकिन जब हम क्लास में पढ़ने जाते हैं तो हमारे सीखने के तरीके और व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ये सभी छात्र महसूस भी करते होंगे। तो अधिगम और व्यवहार में बदलाव को समझने पर केंद्रित है एंडरसन की परिभाषा। तो एंडरसन क्या कहते हैं कि भाई सीखने
और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन है शिक्षा मनोविज्ञान। मैकडूगल महोदय क्या कहते हैं? मैकडूगल महोदय बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान वह अध्ययन है जो मनोवैज्ञानिक तथ्यों को शिक्षा में लागू करता है। तो मनोवैज्ञानिक तथ्यों की बात करते हैं मैकडूगल। मैकडूगल किसकी बात करते हैं? मनोवैज्ञानिक तथ्यों की बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिफोर्ड वुड्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो यह समझने में सहायता करता है कि कैसे विद्यार्थी सीखते हैं और किस प्रकार से अध्यापन करना चाहिए। तो वुड्स क्या कहते हैं भाई? वुड्स कहते हैं कि भाई विद्यार्थी कैसे सीखते हैं और कैसे हमें अध्यापन करना चाहिए, इन सब पर जोर देते हैं वुड्स की परिभाषा। यानी अधिगम और अध्यापन का संतुलन बनाती है वुड्स की परिभाषा। किसका? अधिगम और अध्यापन का संतुलन बनाती है। तो एक बार हम इन सभी परिभाषाओं को रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, भूले नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रू एंड क्रू, व्यवहार के अध्ययन की बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। स्किनर शिक्षण अधिगम की बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। गिलफोर्ड कक्ष की समस्याओं की बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्कीथ। स्कीथ मतलब स्किल, कुशलता पूर्वक पढ़ाने पर बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। पील कहते हैं कि भाई मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है टिबर। टिबर समझने और मार्गदर्शन देने पर बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। हॉल मानसिक विकास और अधिगम की प्रकृति की बात करते हैं। यानी हॉल में क्या होगा? मानसिक विकास होगा तब बढ़िया अधिगम होगा। ऐसे याद रख लो, हॉल में मानसिक विकास होगा और तब बढ़िया अधिगम होगा। तो हॉल जो है मानसिक विकास और अधिगम की प्रकृति की बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। एंडरसन भाई जो शिक्षा मनोविज्ञान सीखने और व्यवहार का एंड करेगी, ऐसे याद रख लो, सीखने और व्यवहार का एंड करेगी। तो सीखने और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की बात करते हैं। मैकडूगल मनोवैज्ञानिक तथ्यों की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक तथ्यों को लागू करना शिक्षा मनोविज्ञान है। नेक्स्ट है क्लिफोर्ड वुड्स के अनुसार। अब क्लिफोर्ड वुड्स किसके बारे में बात करेंगे कि भाई किस तरह से अच्छा पढ़ाया जा सकता है और कैसे सीखते हैं बालक, मतलब किस तरह से अच्छा पढ़ाया जा सकता है और बालक कैसे सीखते हैं, इसकी बात करते हैं क्लिफोर्ड महोदय। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने परिभाषाओं को एक ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाया। तो ये जो परिभाषाएं हैं अगर आप इनको ट्रिक से याद रखोगे तो एग्जाम टाइम पे याद आ जाती हैं, और अगर आप ट्रिक का प्रयोग नहीं करोगे तो एक नॉर्मल भाई बहुत सारी परिभाषाएं, तो कितनी परिभाषाएं आप याद करोगे, तो वो इतनी सारी परिभाषाएं पॉसिबल नहीं होती। तो इनको हम समझते हुए ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम धीरे धीरे इस चैप्टर को क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। चलिए हम बात करते हैं भाई, सबसे पहले हमने समझा कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में मैंने आपको बताया कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान यह जानने का प्रयास करती है कि बालक कैसे सीख सकता है और उसको कितना अच्छा पढ़ाया जा सकता है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। ये सब शिक्षा मनोविज्ञान का क्या होता है? अर्थ होता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, भाई कि भाई किस तरह की है ये मनोविज्ञान। नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हमें सबको पता है कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है, और मनोविज्ञान की शाखा होने के साथ साथ ये अप्लाइड साइकोलॉजी है, अर्थात मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। तो यह मनोविज्ञान की शाखा है जो विशेष रूप से शिक्षा से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करती है। तो इसकी प्रकृति क्या है कि भाई शिक्षा से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है? शिक्षा से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से समझने में सहायता करती है कि भाई हाँ, शिक्षण अधिगम कितना प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, इसको समझने का प्रयास करती है शिक्षा मनोविज्ञान। यह शिक्षकों को छात्रों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को जानने समझने का आधार देती है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? यह शिक्षा से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करती है, पहली बात। दूसरी बात, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को वैज्ञानिक तरीके से कैसे कराया जा सकता है, इस पर जोर देती है शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि भाई क्लास में टीचर पढ़ाएगा, जितना अच्छा पढ़ाएगा छात्र उतना ही अच्छा तो सीखेगा, तो कितना बेटर पढ़ाया जा सकता है इस बात पर जोर देती है शिक्षा मनोविज्ञान। यह शिक्षकों को छात्रों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को जानने और समझने का आधार देती है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान टीचर को इतना योग्य बनाती है कि वो ये जान सके कि कोई छात्र मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और बौद्धिक रूप से कितना विकसित है, कितना सशक्त है, और वो अधिगम के लिए कितना वो रुचि ले रहा है, पढ़ने में उसको कितना अच्छा लग रहा है।
तो इन सभी बातों पर ध्यान कौन देती है? शिक्षा मनोविज्ञान देती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है अधिगम की प्रकृति को समझना। अब बिल्कुल अभी अभी हम जब से मैंने क्लास शुरू की है तब से हम एक ही बात पर जोर देते आ रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान ये जानने का प्रयास करती है कि बालक कितना अच्छा सीख सकता है और उसको कैसे पढ़ाया जा सकता है और वह कैसे पढ़ने में रुचि लेगा और उसका सर्वश्रेष्ठ अधिगम कैसे हो सकता है। इन सभी बातों पर शिक्षा मनोविज्ञान ये जानने का प्रयास करती है और उसका उद्देश्य भी यही होता है। उद्देश्य मतलब कि भाई कार्य को हमें पूरा कैसे करना है। तो अधिगम की प्रकृति को समझने पर मतलब यह जानना कि विद्यार्थी कैसे सीख सकता है, उसको कितना अच्छा पढ़ाया जा सकता है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का क्या होता है? उद्देश्य होता है। दूसरा है व्यक्तिगत अंतर। देखिए, विद्यार्थियों की विभिन्न क्षमताओं को पहचानना। शिक्षा मनोविज्ञान का ये भी उद्देश्य है कि भाई वो बालक के बारे में जान सके कि कौन सा बालक किस विषय को पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखता है, कौन से टीचर से पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखता है और वह पढ़कर कितना अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहा है कक्षा में। उन सभी बातों पर ध्यान देती है शिक्षा मनोविज्ञान। तीसरा उद्देश्य होता है प्रेरणा, मोटिवेशन। विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने की तकनीकें समझना। यानी कि यदि कोई बच्चा पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा, तो उसको मन कैसे लगाया जाए, वह उसको कैसे प्रेरित किया जाए कि उसका पढ़ने में मन लगे। इन बातों पर ध्यान देती है शिक्षा मनोविज्ञान। ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। और मूल्यांकन, सीखने की उपलब्धियों का सही आकलन करना, यानी बालक कितना सीख गया उसके बारे में ये जानना। मूल्यांकन में मापन प्लस गुण दोनों के बारे में बताया जाता है। मतलब उसको न केवल अंक प्रदान किए जाते हैं, उसके गुणों के बारे में कि भाई बच्चा कितने ढंग से पढ़ा, उसका साल भर क्या उसका परफॉर्मेंस कक्षा में रहा, विद्यालय में रहा, कितना वो पढ़ने आता था, उसका क्या प्रभाव जो है उसकी कक्षा में उसको मतलब मिला और वह कितना प्रभावी ढंग से वो अपनी परीक्षाओं को दे पाया। इन सभी का आकलन करने का उद्देश्य होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। तो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या होते हैं? अधिगम की प्रकृति को समझना, मतलब ये जानना कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं। व्यक्तिगत अंतर मतलब विद्यार्थियों की विभिन्न क्षमताओं का पहचानना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। और विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। और सीखने की उपलब्धियों का सही आकलन अर्थात उसका मूल्यांकन करना, छात्र का मूल्यांकन करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी किन किन क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करती है, इन सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया में निम्न क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। मतलब एक व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करती है कि कहाँ कहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग अच्छे और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। सबसे पहले बालक का अध्ययन। देखिए, वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्र शिक्षा प्रणाली है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान यह प्रयास करती है कि भाई बच्चे को कितना प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। तो सबसे पहले बालक का अध्ययन उसका क्षेत्र हो गया, बालक उसका क्षेत्र हो गया। अब बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अब विकास के प्रमुख सिद्धांत जैसे पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत और आयु अनुसार विकास की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन करती है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शारीरिक, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास कैसे किया जा सकता है, इस बात का अध्ययन करती है शिक्षा मनोविज्ञान। विकास के सिद्धांत पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन के सिद्धांतों का प्रयोग करके बालक में कैसे सुधार किया जा सकता है और आयु के अनुसार विकासात्मक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं और उसमें विकास किस तरह से बालक में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, इन सभी के बारे में अध्ययन करती है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, दूसरा क्षेत्र है सीखने की प्रक्रिया, यानी कि अधिगम की परिभाषा और प्रकृति को परिभाषित करती है शिक्षा मनोविज्ञान। अधिगम के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान सीखने पर जोर देती है। जैसे कौन कौन से सिद्धांत हैं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। प्रचालित अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे और बांडुरा ने। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने। किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने। यानी कि सीखने की प्रक्रिया का
जो अध्ययन करती है शिक्षा मनोविज्ञान। अधिगम को परिभाषित करती है, उसकी प्रकृति के बारे में बताती है। अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बताती है शिक्षा मनोविज्ञान। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रचालित अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे और बांडुरा ने। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है लेव-वाइगोत्स्की ने। और कौन सा क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का? तीसरा क्षेत्र है प्रेरणा। अधिगम को प्रेरित करने वाले आंतरिक और बाह्य कारक के बारे में बात करती है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि बालक पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित हो, उसको बाहरी रूप से हम क्या दे सकते हैं और उसके आंतरिक कारक कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में बात करती है शिक्षा मनोविज्ञान। तो बालक को अंदर से प्रेरित करती है पढ़ने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान। प्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो का आत्म सिद्धि सिद्धांत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी सिद्धांतों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको शॉर्ट रूप में समझ लेते हैं। तो आत्म सिद्धि सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो। और मैस्लो ने इस आत्म सिद्धि सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानवतावादी सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान का अगला क्षेत्र है बुद्धि, अभिक्षमता और रचनात्मकता, यानी बुद्धि के प्रकार और मापन की बात करती है शिक्षा मनोविज्ञान। आईक्यू और एप्टीट्यूड टेस्टों के बारे में बात करती है शिक्षा मनोविज्ञान। और रचनात्मकता के बारे में बात करती है शिक्षा मनोविज्ञान। रचनात्मकता, सृजनात्मकता के बारे में बात करती है शिक्षा मनोविज्ञान। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि पढ़ते हैं, आईक्यू पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ते हैं और सृजनात्मकता के बारे में भी अध्ययन करते हैं। अगला क्षेत्र है व्यक्तित्व विकास और समायोजन। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व के विकास और समायोजन के बारे में बात करती है। व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत है फ्रायड है, एडलर है, जुंग है। और समायोजन की युक्तियों के बारे में बात करती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रक्षा तंत्र के बारे में बात करती है शिक्षा मनोविज्ञान। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगी शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अगला क्षेत्र है मापन और मूल्यांकन, यानी परीक्षा का निर्माण, प्रश्न पत्र का विश्लेषण शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन की बात करती है शिक्षा मनोविज्ञान। योग्यता मूलक मूल्यांकन सीसीई और एनईपी की बात करती है शिक्षा मनोविज्ञान कि भाई योग्यता आधारित मूल्यांकन किया जाए, तो वो सभी किस इनके बारे में बात करती है शिक्षा मनोविज्ञान, योग्यताओं के आधार पर मूल्यांकन के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ये प्रमुख क्षेत्र होते हैं। बालक है, कक्षा के अधिगम क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान का होता है। और व्यक्तित्व विकास, समायोजन, मूल्यांकन और मापन, ये प्रमुख शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। तो दोस्तों हमने आज इस चैप्टर को मतलब आधा फिनिश किया है और आधा हम कल की क्लास में इसको फिनिश करेंगे और उसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने ये जो शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज है वो स्टार्ट की है और इसको कुछ ही दिनों में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में हम इसको फिनिश करेंगे। 15 दिन में आपको पूरी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो देखने को मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी, कितना आप प्रभावी ढंग से समझ पाए, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपको सेकंड ग्रेड की पूरी शिक्षा मनोविज्ञान निःशुल्क रूप से प्राप्त होगी विद क्वेश्चन आंसर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।